हेलो दोस्तों, शैतानपुर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या सच में ऐसा भी होता है। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि हमारे आने वाली अगली वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन पावर मिलता है। आपका एक लाइक हमें बहुत हद तक मोटिवेट करता है। आज की हमारी कहानी बिहार के छपरा ज़िले की है, जो कि दिल्ली से सोनू जी ने भेजी है। तो चलिए चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सोनू है। फ़िलहाल तो मैं दिल्ली में हूँ, लेकिन मैं बिहारी हूँ। मैं बिहार के छपरा ज़िले से बिलोंग करता हूँ। एक दिन की बात है, जब मैं अपने गांव जा रहा था, तब रात के करीब 11 बजे अचानक से मेरी गाड़ी कटहरी बाग वाले रास्ते पर रुक सी गई। पता नहीं क्यों पर झटके देने लगी थी और अचानक से बंद पड़ गई। मैंने नीचे उतरकर गाड़ी देखी तो उसमें से धुआं दे रहा था। तो मैंने सोचा यहाँ से कुछ ही दूर पे मेरा घर है, तो हम लोग एक ऑटो ले लेते हैं। रात के करीब 11:30 बज चुके थे कि तभी अचानक उस सुनसान अंधेरे रास्ते में हमें अपनी तरफ एक ऑटो आता दिखाई दिया। मैंने हाथ दिखाकर रुकने का इशारा किया तो वो हमसे कुछ दूर आगे जाके रुक गया। मैंने पूछा, भाई कटहरी बाग चलोगे क्या? उसने कहा, मैम 700 रुपया चार्ज लगेगा साहब। मैं मान गया और सारा सामान ऑटो में लाकर रख दिया। मैंने अपनी बीवी को बुलाया और हम दोनों ऑटो में बैठ चुके थे। तभी ऑटो स्टार्ट हुई और चलने लगी, लेकिन तभी ऑटो में एक झटका सा लगा और झटका लगने के बाद जब हमने देखा, वो देख के हमारे होश तक उड़ गए। मैंने देखा कि अभी अभी जिस ऑटो में हम जहाँ पर चढ़े थे, अभी बिल्कुल इसी समय हम वहीं पर बैठे हुए थे। पर ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तेज शौक लगा था कि आखिर अभी हम यहीं पर ऑटो में चढ़े थे, फिर अचानक यहाँ वापस कैसे आ गए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मेरी वाइफ भी बहुत डर गई थी, यहाँ तक कि वो तो रोने भी लगी थी। मैंने किसी तरह उसको समझाया और अभी भी मैं उसको समझा ही रहा था कि एक और ऑटो आ रहा था। लेकिन जब वो ऑटो हमारे पास आया तो मेरी सांसें थम सी गईं। ये तो वही ऑटो था जिसमें हम अभी अभी बैठे थे। हमारे पास आते ही उस ऑटो में अपने आप ब्रेक लगी और इस बार उस ऑटो में कोई ड्राइवर नहीं था। ये सब देख मैं और मेरी बीवी बहुत डर गए और अचानक से ही वो ऑटो कहीं गायब हो गया। पता नहीं ये सब क्या हो रहा था। मेरी वाइफ ये सब देख बेहोश हो चुकी थी। अपनी बीवी को देख मैं ज़ोर से चिल्लाया और उसको उठाकर मैं एक बस्ती की तरफ चला गया। मैं अपनी बीवी को उठाकर पैदल जा ही रहा था कि अचानक पता नहीं कहाँ से 2 आदमी हमारे पास आए और मुझसे पूछा, भाई साहब आप कौन हैं और इस औरत को कहाँ लेकर जा रहे हैं? मैंने उसको सारी बात बताई तो वो मुझे अपने घर ले गया। वो मेरी वाइफ को होश में लाए और हमारे लिए खाना भी लेकर आए। आखिर मैंने उनसे पूछा कि उस रास्ते पर ऐसा क्यों होता है।
तो उन्होंने मुझे बताया कि 2 साल पहले एक पति पत्नी का जोड़ा उसी रास्ते से कहीं जा रहा था। अचानक पीछे से एक ऑटो ने उसकी वाइफ को टक्कर मार दी और ऑटो जाकर एक खंभे में लड़ गया। उसकी वाइफ के पेट में बच्चा था, सो उसकी वाइफ नहीं बच सकी और उसका पति साइड में जाके गिरा था। अपनी वाइफ को मरा हुआ देख उसको गुस्सा आया और उसने अपनी बंदूक निकाली और बेहोश हुए ऑटो वाले को गोली मार दी। तो उसी ऑटो वाले की आत्मा कहा जाता है आज भी उस रास्ते पर भटकती है और किसी भी पति पत्नी के जोड़े को परेशान करती है। पुलिस की छानबीन के बाद पता चला कि ऑटो का ब्रेक फेल ऑटो वाले के भाइयों ने किया था ताकि उसका कहीं एक्सीडेंट हो और वह मर जाए। उनकी बात सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने भगवान से प्रार्थना की कि उसकी आत्मा को शांति मिले और सुबह होते ही हम दोनों अपने घर की तरफ चले गए। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही और भी कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और बने रहिए विशाल के साथ। तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, मैं एक यूट्यूबर हूँ। मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है जिस पर मैं हमेशा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की वीडियो क्लिप अपलोड करता रहता हूँ और मैं अपने चैनल का नाम अब आप सभी को नहीं बताना चाहता क्योंकि मैं उस चैनल को अब बंद कर रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने मेरी ज़िंदगी को उथल-पुथल करके रख दिया है। आज मुझे ये कहते हुए बहुत रोना आ रहा है। कुछ सप्ताह पहले की बात है, मेरे चैनल के 10 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले थे। सिर्फ 1200 के आसपास सब्सक्राइबर्स की कमी थी जो 2 से 3 दिन में पूरी हो जाती। तो मैं सोचा सब्सक्राइबर कंप्लीट होते ही मैं एक पार्टी रखूँगा जिसमें स्पेशली उन लोगों को बुलाऊँगा जो मुझे वीडियो क्लिप्स भेजा करते हैं। मैं ये सब प्लानिंग कर ही रहा था कि अचानक मेरे फ़ोन की घंटी बजी। मेरे दोस्त की कॉल थी। मैंने कॉल उठाया। हेलो हेलो हेलो, कहाँ पर है तू? घर पे हूँ। क्यों, क्या बात है? अरे यार, जल्दी से मेरे घर पे आ, बिना देर किए जल्दी। क्यों, क्या हुआ? कुछ बता तो सही, बात क्या है? अरे यार, टाइम बर्बाद मत कर, जल्दी से आ, जल्दी, एकदम जल्दी, फटाफट। इतना कहकर उसने कॉल काट दिया। मैंने फ़ौरन गाड़ी निकाली और जाने लगा। उसका करीब करीब 1 किलोमीटर के आसपास था। मैंने पहुंचकर कार रोकी और दौड़ के उसके रूम में गया। तो मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मैंने देखा कि मेरा दोस्त ज़मीन पर पड़ा हुआ है। मैं डरते डरते उसके पास गया पर उसके शरीर में थोड़ी भी हरकत नहीं हुई। जब मैंने उसका चेहरा देखा तो उसका चेहरा देखते ही मेरी चीख निकल गई। उसकी आंखों में किसी ने कीलें ठोक दी थी। जी हाँ, लोहे की कीलें। मैं ये सब देखकर बहुत डर गया था और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। करीब 1 घंटा तो मैं शौक में रोता रहा। फिर उसके बाद मैंने अपने आप को संभाला और आसपास के कमरों की छानबीन करने लगा। तभी बाथरूम में घुसा तो मैंने देखा एक बड़े से शीशे पर लिखा था कि इसी ने वो वीडियो तुझे दी थी ना, जिसमें मैं तड़प तड़प के मरी थी। किसी ने मेरी मदद नहीं की।
और तूने मुझे बचाने की चाहे तेरे दोस्त ने किसी ने कोशिश नहीं की। यहाँ तक कि किसी ने ये भी नहीं सोचा कि इसकी छानबीन करवाएं और वीडियो को यूट्यूब पर डाल के टीआरपी कमाने लगे। अब तेरी बारी है, तुझे भी ऐसी ही मौत दूंगी। जल्दी उन वीडियोज़ को ख़त्म कर और ये सारा झंझट बंद कर दे, वरना तेरी लाश का भी पता नहीं चलेगा। और मैंने नीचे देखा तो मेरी सांसें थम सी गईं। मेरे दोस्त की दोनों आंखें वहीं टेबल के पास रखी हुई थी। ये देख मैं घबरा गया। मुझे लगा ये किसी सीरियल किलर का काम है। मैंने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। कुछ देर में पुलिस आई और छानबीन करने लगी। मैंने उनमें से एक पुलिस ऑफिसर को वो शीशे वाली बात बता दी। सब कुछ देखने के बाद उसने कहा कि मुझे वो वीडियो क्लिप दिखाओ। किसकी वीडियो है वो? मैंने अपने मोबाइल फ़ोन में अपने चैनल को सर्च मारा, पर मेरा चैनल सर्च में आ ही नहीं रहा था। काफ़ी देर मशक्क़त करने के बाद भी नहीं मिला। फिर मैंने उस अफसर का फ़ोन मांगा तो उसने मुझे अपना फ़ोन दिया। उसके फ़ोन में मैंने जब अपना चैनल सर्च मारा, चैनल सामने आ गया। और फिर जब मैंने उस चैनल को खोला तो अंदर सिर्फ 2 वीडियो थी। जी हाँ दोस्तों, 1000 से भी ज़्यादा वीडियो जिस चैनल पे अपलोड किया गया था, उस चैनल पर सिर्फ 2 वीडियो। ये देख मेरे हक्के बक्के छूट गए। मैंने उनमें से पहली वीडियो क्लिक की तो उसमें वो सारी चीज़ें थीं जैसे जैसे मेरे दोस्त को मारा गया था, लेकिन मारने वाले का कोई पता नहीं। और दूसरा वीडियो मेरी मौत की प्लानिंग थी, जिसमें मैंने खुद अपने गले में रस्सी लगाकर फांसी दे दी और लटक कर मर गया। अपनी मौत का वीडियो देखकर मैं काफ़ी घबरा गया था। मुझे शौक लगा। मैं बोला मैं मर कैसे सकता हूँ? ऐसा कैसे हो सकता है? सभी पुलिस वालों ने अपने दोस्त की मौत का जिम्मेदार मुझे ही बताया। उन्होंने कहा कि ना तुम उस वीडियो को यूट्यूब पर डालते, ना आज तुम्हारे दोस्त के साथ ये होता, और ना ही उसकी जान जाती। मैंने उन सब से माफ़ी मांगी, पर उनका जो सीनियर था वो अचानक सामने आया और चिल्लाते हुए बोला कि अब क्या होगा? अब इसके दोस्त की साजिश, अब इसके दोस्त की मौत की सज़ा इसे ही मिलनी चाहिए। मैं ये सब सुनकर घबराया ही था कि अचानक से मेरे फ़ोन की घंटी बजी। मैंने फ़ोन देखा तो कोई नया नंबर था। मैंने कॉल रिसीव की। उधर से आवाज़ आई, जल्दी से अपना चैनल बंद कर, वरना तेरा भी यही अंजाम होगा। समय नहीं है तेरे पास, 3 दिन का वक्त देता हूँ। इतना कहकर कॉल अपने आप कट गई। मैंने तुरंत अपना फ़ोन ऑफिसर के हाथ में दिया और कहा कि सर, अभी एक कॉल मुझे आई। उसने मुझे धमकी दी है कि 3 दिन के अंदर चैनल को बंद कर लो, वरना तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। उस पुलिस वाले ने जब मेरे कॉल लॉग्स चेक किए तो उसमें कोई भी अननोन नंबर नहीं मिला। उसने मुझे एक थप्पड़ भी मारा और फ़ोन मेरे ऊपर फेंक दिया। मैंने अपना फ़ोन उठाकर चेक किया तो सच में कॉल लिस्ट में कोई भी नया नंबर से कोई कॉल नहीं आई थी। मैं ये देख के चौंक गया और काफ़ी घबरा गया। अपना सर पकड़ के बैठ गया और सोचने लगा, ये सब आखिर क्या हो रहा है? मेरा दोस्त नहीं रहा, मुझे चैनल बंद करने की धमकियाँ आ रही हैं। खैर, इन सब के 2 दिनों बाद मैं एक दूसरी वीडियो अपलोड करने की कोशिश कर रहा था।
मैंने बहुत बार कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। सारी वीडियो अपलोड तो हो जाती पर चैनल पर कहीं नहीं मिलती। ना जाने ऐसे कैसे हो सकता था। वीडियो अपलोड होने के बाद कहाँ जाती थी। मुझे ऐसा लगा शायद ये कोई ऊपरी चक्कर है। मुझे किसी तांत्रिक या ओझा से मिलना पड़ेगा। और फिर उसके अगले ही दिन, जो तीसरा दिन था, यानी आज का दिन, पिछले ही हफ्ते गुरुवार को मैं एक ओझा से मिला जो बहुत बड़े पहुंचे हुए ओझा थे। उनसे मैंने ये सारी बातें बताई। उन्होंने मुझे अपने पास बैठाया और कुछ देर आंखें बंद कर कर कुछ सोचते रहे और मंत्र पढ़ते रहे। और सारी मंत्रों को पढ़ने के बाद उन्होंने पीले रंग का कोई चीज़ उठाया भभूत जैसा और मेरे ऊपर फेंक के मारा। एक मुट्ठी फेंक के मारा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे ऊपर से कोई बोझ उतर गया हो। मैं अपने आप को नॉर्मल महसूस करने लगा था। फिर उन्होंने जो बताया उसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सच में उन्होंने बताया, बेटा, तूने जो वीडियो क्लिप अपने YouTube पर डाली थी वो एक श्रापित वीडियो क्लिप बन चुकी है। उसे जो देखेगा ये श्राप उसे भी लगेगा। इसलिए मेरी बात मान, जान से बढ़ के कुछ नहीं होती। तुझे अब उस चैनल को बंद करना होगा वरना तेरा भी वही अंजाम करेगी वो आत्मा जो तेरे दोस्त का किया था। तभी मैंने कहा कि बाबा कोई और रास्ता नहीं है क्या? बाबा बोले, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तुमने बहुत बड़ी गलती की। तुम्हारा दोस्त तुमसे भी बड़ी गलती कर चुका था, इसीलिए उसे बिना चेतावनी की मौत दी गई। उसने वो वीडियो बनाने में जितना समय लगाया, उस समय में वो चाहता तो उस लड़की को उन दरिंदों से बचा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसे सिर्फ एक स्टोरी चाहिए थी। उसे अपने सब्सक्राइबरों की चिंता थी और उसने उस लड़की को मौत का फ़ायदा उठाया, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा पाप है। तो उसे तो उसकी सज़ा मिलनी ही थी, पर उस आत्मा ने तुम्हें एक मौका दिया है। तुम उस चैनल को बंद कर दो, तभी तुम बख्शे जा सकते हो, वरना वो आत्मा बहुत भयानक रूप ले चुकी है। वो तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेगी और तुम्हारी मौत का भी किसी को कोई कारण नहीं मिलेगा। अब चाहो तुम्हारे पास समय बहुत कम है। आज रात को वो तुम्हें मार देगी अगर तुमने चैनल को बंद नहीं किया। मैं बाबा को प्रणाम करके वहाँ से निकल चुका था और रास्ते में मैं यही सोचता रहा कि अचानक से मेरी बाइक एक कार वाले से ठुक गई और मुझे काफ़ी चोटें आईं। वो कार वाला मुझे अपनी कार में लेके हॉस्पिटल की तरफ जाने लगा। उसने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया और पैसे देकर भी चला गया और बोला, तुम्हारी बाइक तुम्हारे घर पहुंच जाएगी, तुम चिंता मत करना। और आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। हॉस्पिटल में मेरा पता लगा काफ़ी खून गिर चुका था। मेरा सर फटा था और एक पैर के साइड से चमड़ी छिल गई थी। और तभी अचानक से मुझे सांसें लेने में तकलीफ़ होने लगी। मैंने सोचा कि ये वही प्रकोप है, मैं भी ज़िंदा नहीं बचूंगा। तो उसी वक्त मैंने डिसाइड किया कि जान रही तो और चैनल बन जाएंगे,
लेकिन अगर हम ही रहे तो अभी ये चैनल कौन चलाएगा। मैंने तुरंत उसी समय अपना फ़ोन निकाला और अपने चैनल को डिलीट मार दिया। आज वो चैनल यूट्यूब पर कहीं नहीं है। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई थी उस समय जब मैंने उस चैनल का डिलीट बटन दबाया था। पूरे 10 मिलियन सब्सक्राइबर, मेरे 3 साल की मेहनत एक ही झटके में सब बर्बाद हो गई। तो इसी के साथ हमारी आज की कहानी समाप्त होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की कहानी? मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी ही लगती होगी। ये जिनकी कहानी है वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त रह चुके हैं। आजकल वो दिल्ली में रहा करते हैं और मेरे चैनल के लिए वही स्टोरियाँ खोज रहे हैं। वो उन्हीं की स्टोरियाँ मैं आज तक सुनाता रहा हूँ और इस चैनल पर भी उन्हीं की स्टोरियाँ अभी तक सुना रहा हूँ। तो अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन बटन को दबा दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि सबको पता चले कि बिना सोचे समझे कोई काम करना कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है। और इसी तरह हमारे चैनल को प्यार दुलार देते रहें और फिर मिलते हैं हम अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, शैतानपुर में आपका स्वागत है। कहा जाता है कि हम जो कल्पना करते हैं अक्सर वही अपने सपनों में भी देखते हैं। ज़्यादातर हम ऐसे सपने देखते हैं जो हमने कभी रियल में नहीं देखा या सोचा होता है, बिल्कुल एक फिल्म की तरह। लेकिन साइंस की नज़र से देखें तो सपने हमारे अचेतन मन की उत्पाद होती है। दिन में हम जो भी देखते, सुनते और सोचते हैं अक्सर वही रात को हमारे सपनों में आता है। रात को बंद आँखों के सामने हमारे सामने घूमता रहता है। लेकिन उन सपनों का क्या, जिन्हें देख के हम सारी रात सिहरन में ही गुजार देते हैं, जिन्हें देखने के बाद आँखों से नींदें उड़ जाती हैं। डरावनी और भयानक सपने देखकर हमारे पसीने पसीने छूट जाते हैं। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से एक हैं जिनके सपनों में भूत प्रेत या आत्माएं आती हैं और आपको पता नहीं होता कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका जवाब हमारी आज की इस कहानी में है। चलिए चलते हैं हम आज की अपनी कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम साहिल है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। ये बात करीब फरवरी 2021 की है, जब मैं लॉकडाउन में अपने घर गया था। माफ़ करिए मगर मैं अपने गांव का नाम नहीं बता सकता। मेरे गांव में हमारा एक पुराना घर भी था जो एक कब्रिस्तान के कुछ दूरी पर पड़ता था और उस घर में रहना मुझे बहुत पसंद था। बहुत अच्छा और शांति महसूस होता था मुझे उस रूम में जो उस घर के आखिरी माले पर था। जब भी मैं गांव आता तो रात को वहीं जाकर सोता था और इस बार भी मैं वहीं सोने वाला था। लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे इस बार वहाँ जाने से मना कर दिया। पता नहीं क्यों, पर यह बात मुझे थोड़ी अजीब लगी। मैंने सभी से पूछा भी कि मैं वहाँ क्यों नहीं जा सकता, पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैं चुपचाप इसी घर में ही रात को सो गया। सुबह होते ही मैं सबसे पहले रेडी होकर अपने दोस्तों से मिलने गया। दोस्तों से मिलते हुए बातें करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। काफ़ी दिनों के बाद हम लोग मिले थे। लेकिन जब मैंने एक नज़र उठाकर अपनी प्रिया के बारे में पूछा तो सभी दोस्तों ने घबराते हुए कहा कि वो तो अपने मामा के घर गई है, कुछ दिनों में वापस आ जाएगी। खैर, उस दिन हम लोगों ने बहुत मस्तियाँ की। मैं आपको बता दूं कि मैं प्रिया से बहुत प्यार करता हूं, उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं और वो भी मुझसे उतना ही प्यार करती है। दोस्तों के साथ घूमते घूमते कब शाम से रात हो गई पता ही नहीं चला। मेरा एक दोस्त मुझे मेरे घर तक छोड़ गया। आज मेरे घर वालों ने मेरा बिस्तर पहले ही रेडी किया हुआ था, लेकिन मैं चुपचाप अपना बिस्तर उठाकर छुपते हुए पुराने घर चला गया। वहाँ करीब रात के 11 बजे मुझे नींद आने लगी थी और मैं धीरे धीरे सो गया।
आंख बंद होते ही मेरे मन में अजीब से ख्याल आने लगे। कुछ परछाइयाँ भी दिखाई दे रही थी, जो कि काली परछाई थी। मुझे अंदर से घुटन महसूस होने लगी, लेकिन तभी मुझे एक रोने की आवाज़ सुनाई दी, जो प्रिया की लग रही थी। मैं उस वक्त काफ़ी घबराया हुआ था, पर अपनी आंखों को नहीं खोल पा रहा था। तभी मैंने सपने में देखा कि मैं वहीं पर खड़ा हूँ जहाँ मैं सोया हुआ था और प्रिया की आवाज़ सुन रहा था। तभी प्रिया मेरे सामने आ गई और मुझे देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसे रोते देख मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे, लेकिन तभी उसने कहा, साहिल, मुझे माफ़ कर देना। अब मैं तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। अब हम इस ज़िंदगी में एक नहीं हो सकते। पर क्यों? मैंने पूछा। मेरे साथ चलो। वो मुझे कब्रिस्तान में ले गई और एक कब्र के पास खड़ा कर दिया, जिस पर लिखा था प्रिया। कब्र पर प्रिया नाम लिखा देखते ही मेरी नींद अचानक से खुल गई। उसके बाद मुझे कभी नींद ही नहीं आई। पूरी रात मैं यही सोचता रहा कि ये सब क्या था, इन सब का क्या मतलब है। हाँ, यही सोच रहा था मैं रात भर। सुबह होते ही मैंने प्रिया के गांव जाने का फ़ैसला किया। अपनी बाइक लेकर मैं उसके गांव गया। तभी उसके घर के बगल वाले चाचा ने मुझे बाइक पर आते देखा और मुझे अपने पास बुलाया। मैंने उनके पास जाकर नमस्ते किया और उनसे प्रिया के बारे में पूछा। जैसे ही मैंने पूछा प्रिया के बारे में तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये देख मैं काफ़ी डर गया था। मैंने उनसे पूछा, प्रिया के बारे में आप क्या जानते हैं, बताइए मुझे। बोलिए चाचा, क्या बात है, क्या हुआ प्रिया को, कहाँ है प्रिया, बताइए मुझे। तब चाचा ने मुझे जो बताया उसे सुनकर मेरी सांसें थम सी गई थी। उन्होंने बताया, बेटा, जिस दिन तुम दिल्ली जा रहे थे उसी दिन प्रिया तुमसे मिलने आ रही थी। तभी अचानक उसे एक कार वाले ने ठोकर मार दी। उससे गलती से ठोकर लग गई थी, पर तभी वो कार वाला कार रोककर प्रिया को हॉस्पिटल ले जाने के लिए उसे कार में लिटा दिया। वहाँ इकट्ठे लोगों को उसने कहा कि वो उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहा है और फिर खुद कार में बैठकर उसने कार तेजी से निकाली। पर जब हम हॉस्पिटल पहुंचे प्रिया को देखने के लिए, तो हमें पता लगा प्रिया को वहाँ किसी ने एडमिट नहीं किया, बल्कि प्रिया वहाँ कभी आई ही नहीं थी। और उसी के 3-4 दिनों बाद गांव में शोर हुआ कि जंगल में प्रिया की लाश मिली है और पोस्टमार्टम में ये पता लगा कि किसी ने उसका रेप करके उसे बहुत तड़पाया और उसी समय उसकी मौत हो गई। और प्रिया के 13वें के दिन पता लगा कि किसी ने उस कार वाले को भी बहुत बेरहमी से मार डाला और उसकी लाश भी वहीं मिली थी जहां प्रिया की लाश मिली। और तो और कुछ लोगों ने रात को वहां से गुजरते समय दावा किया है कि उन्हें एक लड़की की आत्मा दिखाई देती है और उनसे रो रो कर यही कहती है, मुझे साहिल से मिलना है, कोई मुझे साहिल से मिला दो, एक बार मुझे साहिल से मिला दो। मैं साहिल से बहुत प्यार करती हूँ। साहिल से मिलने के लिए मैं तड़प रही हूँ। जब तक मैं साहिल से एक बार नहीं मिल लेती मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। प्लीज़ प्लीज़ कोई मुझे साहिल से मिला दो, मैं तड़प रही हूँ उसके लिए। ये सब सुनने के बाद पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं चुपचाप अपने घर लौट आया और बहुत रोए जा रहा था, बहुत। रात को मैं यही सोच रहा था कि मुझे एक आवाज़ आई, साहिल। मैंने अपनी चारपाई से उठकर देखा। देखते ही मेरी आंखें भर आईं। वो प्रिया की आत्मा थी
और उसकी आंखों में भर भर के आंसू थे और वो रोते हुए बोली, आज मैं तुमसे आखिरी बार मिलने आई हूँ। आज तो मुझे जी भर के देख लो, क्योंकि आज के बाद मैं तुम्हें कभी दिखाई नहीं दूंगी, क्योंकि मेरी आखिरी इच्छा थी एक बार तुमसे मिलना और वो पूरी हो गई। आज रात मुझे मुक्ति मिल जाएगी। ये कहकर वो चुप हो गई। उसने मेरा हाथ पकड़ा और चारपाई पर सुला दिया और खुद मेरे सर अपने जांघों पर रखकर अपना एक हाथ मेरे सर के बालों में सहलाने लगी। मुझे बहुत तकलीफ हो रहा था कि आज के बाद प्रिया मुझे कभी नहीं मिलेगी। वो आंखों में आंसू भर के अपना सर ऊपर करके रोने लगी। उस वक्त मुझे रहा नहीं गया, मैं भी उसको जोर से गले लगा कर रोने लगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं जिससे प्यार करता हूँ आज वो मुझसे बहुत दूर चला जाएगा। तभी वो बोली, साहिल, अब मेरा जाने का वक्त हो गया है। अब मुझे जाना होगा साहिल, मुझे जाना होगा। इतना सुनते ही मुझे झटका लगा। मैं वहीं घुटनों के बल बैठकर जोर जोर से माथा पीट पीट के रोने लगा। जाते जाते उसने आखिरी बार मुझसे कहा, तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ तुम्हारे पास ही रहूँगी। इतना कहकर उसने अलविदा कह दिया और फिर वो सितारों में बदलकर आसमान की ओर चली गई। आज भी जब उस पल को मैं याद करता हूँ जिस दिन वो मुझसे दूर हुई थी, मेरा दिल जोर से धड़कने लगता है और मेरी आंखें भर आती हैं। मैं दुआ करता हूँ कि कभी किसी प्रेमी जोड़े के साथ ऐसा ना हो। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की कहानी? आशा करता हूँ आप सबको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, ये कहानी साबित करती है कि सपने बेवजह नहीं आते। हर सपने का कोई ना कोई कारण होता है। आपके भी उन सपनों का कोई ना कोई कारण होगा जो आपको हर पल, हर समय, हर वक्त परेशान रखता होगा। हेलो दोस्तों, शैतानपुर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कोई कहानी नहीं सुनाऊंगा, बल्कि कुछ जगहों के राज के बारे में बताऊंगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल कलर के बटन को दबाकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। भूत प्रेत से जुड़ी कोई भी लेख, कहानी या फिल्म सबसे पहले इंसान के दिमाग को आकर्षित करती है। लेकिन सच यही है कि इन पर तब तक विश्वास नहीं किया जा सकता जब तक कि कोई इन्हें महसूस ना कर ले या अपनी आंखों से ना देख ले। ऐसी ही कुछ कहानियाँ भूत बंगलों से जुड़ी हुई हैं जिस पर लोग विश्वास नहीं करते, और वो लोग तो बिल्कुल विश्वास नहीं करते जिन्होंने यहाँ पर होने वाली पैरानॉर्मल घटनाओं को देखा हो ही नहीं। आज हम आपको कुछ ऐसी ही वर्ल्ड फेमस हॉन्टेड हाउसेस के बारे में बताएंगे जिनके अंदर शैतानी, बुरी और ख़तरनाक आत्माओं का डेरा है। हमारी पहली जगह का नाम है वाइट हाउस। जी हाँ, वाइट हाउस, जो दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान का निवास स्थान है। वाइट हाउस सिर्फ इसलिए नहीं जाना जाता कि वहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं, बल्कि इसलिए भी जाना जाता है, और इससे भी ज़्यादा ख़ास बात है, जो कि अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति जॉन एडम्स, जिन्होंने अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कहा जाता है कि उनकी आत्मा आज भी इस स्थान पर है और इसे छोड़कर नहीं गई है।
बहुत से लोगों ने यहाँ किसी बूढ़े इंसान को भटकते हुए देखा है, जो कि एक ही पल में आंखों के सामने से अचानक गायब हो जाता है। कुछ लोगों का कहना ये भी है कि ये लिंकन की आत्मा है, लेकिन इस आत्मा की पहनावे और व्यवहार के वजह से इसे जॉन एडम्स की आत्मा या प्रेत, आप जो भी समझें, माना जाता है। हमारी दूसरी कहानी है द सोनर होटल, इंग्लैंड। दुनिया का सबसे पुराना और भूतिया जगह द सोनर होटल को कहा जाता है। ये होटल इंग्लैंड में मौजूद है। इतिहास के मशहूर तीसरे किंग जॉर्ज और चार्ल्स डिकेन इस होटल में बहुत समय तक रुके। उन्हें यहाँ रहना बहुत अच्छा लगता था। वैसे तो ये होटल आज भी आमजन के पूरी रात को खुला ही रहता है, लेकिन फिर भी आप यहाँ आने की या रुकने की हिम्मत नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रिटेन की एक पैरानॉर्मल सोसाइटी ने यहाँ पर ये पाया कि यहाँ प्रेत आत्माएं अपनी मौजूदगी दस्तक दर्ज करवाती हैं, और इन शैतानों के साथ ज़्यादा नज़दीकी रखना हम इंसानों के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। इस होटल के कमरे 17 और 28 बेहद खौफनाक हैं। यहाँ आने वाला आज तक कोई जिंदा वापस नहीं लौटा। नंबर 3, ला लॉरी हाउस, अमेरिका। सन 1800 ईस्वी के शुरुआती दौर में मैडम ला लॉरी इस हाउस में रहा करती थी। दुनिया की नज़र में वह बहुत अच्छी औरत मानी जाती थी, लेकिन पीठ पीछे वह अपने गुलामों और नौकरों के साथ बहुत ही बुरा सलूक करती थी। एक रात उनके एक गुलाम ने उस घर में आग लगा दिया। उस आग में झुलसकर ला लॉरी की मौत हो गई, लेकिन उस आग में सिर्फ उनका शरीर जला था। उनकी आत्मा तो आज भी और इस समय भी, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, वहाँ मौजूद है और भटक रही है। और यही नहीं, वहाँ आने जाने वाले लोगों को यातनाएं देती है। कई लोगों ने वहाँ बहुत बार कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनी हैं जो बहुत भयानक है। चौथा, द टावर ऑफ लंदन, इंग्लैंड। दोस्तों, एक समय था जब इस जगह इंग्लैंड की खतरनाक कुख्यात हस्तियों को बंदी बनाकर इस टावर में रखा जाता था, जिनमें से कई बंधकों के सर काट दिए जाते और कुछ को फांसी पर लटका दिया जाता। उन्हीं मरे हुए लोगों की भयानक आत्माएं अब भी वहां भटकती हैं अपना बदला लेने के लिए, और वहां आने जाने वाले हर आदमी को परेशान करती है। अक्सर रात होते ही पूरा इलाका शांति से छा जाता था और इस टावर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती। उनकी आत्माएं भी टावर के छतों पर नज़र आती, जिनके सर नहीं होते। तो दोस्तों, इन जगहों पर आप कभी भूल कर भी ना जाएं, और जितना हो सके इस जानकारी को शेयर करें, क्योंकि मुसीबत बताकर नहीं आती। और आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।